जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल सिस्टम और उसके फीचर्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब हेडर में जो है वो एक गड़बड़ी हो गई है टाइटल की, तो आप उसको जो है अवॉइड करिएगा। तो ये जो टॉपिक है ये है फेडरल सिस्टम और उसके फीचर्स के बारे में। तो आप जैसे कि जानते हैं गाइस कि हम लक्ष्मीकांत पॉलिटी को जो है वो कवर अप जो है वो कर रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। और इसकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको ऑलरेडी जो है वो मिल जाएगी हमारे कमलाक्ष जो ऑफिशियल नाम के यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे आप जाएंगे तो आपको लाइन से जो है वो पूरे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे। राइट, तो आप वीडियोस जो है वो देखते रहिए और पूरी अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखिए। प्लस इसके अलावा ये जो पीडीएफ है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है गाइज। हर एक टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक टॉपिक, और ये हमने उसका इंडेक्स भी इसलिए बनाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन जो है वो आ गया ड्यूअल गवर्नमेंट से रिलेटेड और आपको याद नहीं आ रहा है, और या फिर आपसे फीचर्स पूछ लेना है कि फेडरल फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको तुरंत हमारी पीडीएफ पे आना है, ये इंडेक्स चेक करना है और डायरेक्टली पेज नंबर पे जो है वो चले आना है। इस पेज नंबर को आप रीड कर लोगे तो आपको पूरे फीचर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इतना हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस, है ना? इतनी मेहनत के लिए तो फटाक से प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा। और जो स्टूडेंट सीरियसली एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस इसके अलावा अगर आप अपने दिमाग को, अपनी मेमोरी को बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं और बिना रुके घंटों तक पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड में वीडियो के बीच में या एंड में मैं आपको कुछ चीजें जो है बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और घंटों तक जो है वो पढ़ने में बिना रुके आप घंटों तक जो है वो पढ़ सकते हो। तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो ओपन किया है, और वो चीज भी बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में। सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्पेशली पॉलिटी के अंदर। आप जानते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। प्लस आपको पता है ऐसे में भी ये पूछ लिया जा सकता है। तो हम इसको जो है वो काफी डिटेल में जो है वो कवर अप करने वाले हैं गाइस। हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम के बारे में, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन पहले समझो आप। वैसे तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, हमने एनसीईआरटी पॉलिटी के अंदर भी इस टॉपिक को कवर अप किया है कि फेडरल सिस्टम मतलब एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम। कौन सी सिस्टम? गवर्नेंस सिस्टम, पॉइंट पे ध्यान देना। शासन का एक तंत्र, प्रॉपर, है ना, जहां पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट्स या प्रोविंस। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जहां पर भी फेडरल सिस्टम लिखा हो वहां पर आपको क्लियर हो जाना है कि दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, यस। तो जिस भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर दो या दो से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वहां पर जो सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। तो आप मुझे बता सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम है? क्या हमारी कंट्री में फेडरल सिस्टम है तो फेडरल सिस्टम लिखो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हैं? तो जिसने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी वो उसका आंसर बहुत क्लियरली बता देंगे। कमेंट बॉक्स पे अभी के भी आंसर लिखो। तो आपको एक इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई, जो हमने जो है वो यहाँ पर मेंशन भी करी हुई है जिससे कि आपको मेंस में हेल्प मिले। अब आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। और एक और चीज मैं आपको जो है बताना चाहूंगा इसमें कि ये दोनों, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये जितने भी डिवीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग सब्जेक्ट्स हैं जिस पर वो काम करती है। पंचायत के अलग सब्जेक्ट्स हैं जिस पर वो काम करती है। याद आ रहा है? जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत से रिलेटेड है। राइट, तो ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। और मैंने आपको बताया कि आपको ये सब चीजें दिमाग में रखने के लिए आपको अपने दिमाग को कुछ न्यूट्रिएंट देना होगा। और वो न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 और ओमेगा 9, जो जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग सुपर फास्ट हो जाएगा और आप बहुत लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे और फोकस के साथ, मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे। तो चलो, अभी तक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि फेडरल सिस्टम जो है वो है क्या, है ना? तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रॉपरली डिफाइंड होती है, जो मैंने आपको बताया। जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज की डिफाइंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफाइंड है, स्टेट गवर्नमेंट की डिफाइंड है। क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको क्या पावर्स दी गई हैं वो लिखा हुआ है। क्या फेडरल सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल होती है या दोनों लेवल पर ये पावर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है? कौन बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर कि क्या फेडरल सिस्टम में सेंट्रल अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल होती है या दोनों लेवल पर पावर्स इक्वली डिवाइड होती है? देखते हैं इसका भी आंसर कौन देता है।
तो देखो गाइस, इसका जो आंसर है वो मैं देता हूं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए। इसका आंसर ये है कि वो डिपेंड करता है ऑन मॉडल। यूएसए की बात करें तो यूएसए में इक्वल पावर शेयरिंग है बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर। और इंडिया में सेंटर स्ट्रांग है। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस के टॉपिक को पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग, तब आपको समझ में आएगा कि सेंटर के पास जो है वो ज्यादा पावर दी गई है। कहते तो हम हैं थ्योरेटिकली कि भाई सबको अपनी पावर्स वेल डिफाइंड है, बट ज्यादा पावरफुल सेंटर है। और ये बात मैंने आपको पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ाई है, जैसे इमरजेंसी का केस, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पूरे सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड होता है। याद आ रहा है? तो स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर्स कवर अप करो तो आप बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो होगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है बताने वाला हूं जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है। पहला फीचर, डिवीजन ऑफ पावर। पावर डिस्ट्रीब्यूट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, देखो कितना क्लियरली लिखा है। दूसरा फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दोनों लेवल्स पर क्लियरली डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। सभी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक न्यूट्रल जुडिशरी है जो कि डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिजॉल्व करती है। यस। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो हाउस लेजिस्लेचर के इंश्योर करते हैं कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पर बरकरार रहे। जैसे कि राज्यसभा, राज्यसभा स्टेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। यस। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। यूएसए ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, इंडिया के अंदर क्वाजी फेडरल, जिसका मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। होपफुली आपने इसका आंसर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी। मैंने जो आपको पढ़ाई हुई है और आपने शायद अलग से भी पढ़ी होगी, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि फेडरल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। तो आइए देखेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फेडरल फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, ड्यूअल गवर्नमेंट, ये फेडरल फीचर है सबसे बड़ा, है ना। बट हालांकि देखो क्लियरली हमने मेंशन किया है, इंडिया जो है वो प्योर फेडरेशन नहीं है जैसे कि यूएसए है, बट कुछ कुछ फेडरल फीचर्स हमारे यहाँ है, जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि दो गवर्नमेंट का सिस्टम आ गया, है ना। तो ड्यूअल पॉलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन सब्जेक्ट है, जो आगे चल के हम लोग शेड्यूल 7 शेड्यूल को जो है डिस्कस करेंगे, तब इसमें पूरे सब्जेक्ट्स को भी और ध्यान से हम लोग कवर अप करेंगे। राइट। दूसरा हम लोग को फेडरल फीचर देखने को मिलता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। हर पावर जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है, जिससे कि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और इनकेस, अब मुझे आप बताएंगे, इनकेस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी बॉडी है, कौन सी अथॉरिटी है। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका फटाक से अभी के अभी सुनते सुनते टाइप करो कि कौन सी अथॉरिटी है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। फटाक से उसका आंसर बता दो, क्योंकि एक्टिव रहो, फोकस के साथ आंसर्स भी लिखते चलो। डिवीजन ऑफ पावर 7वें शेड्यूल के अंदर क्लियरली डिफाइन है, जो मैंने अभी आपको बताया। राइट। 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 66, यूनियन लिस्ट में 97, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, राइट, जैसे कि यूनियन, जैसे फॉरेन अफेयर्स को डील करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। डिफेंस से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कदम उठाएगी या कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो पूरे नेशन की बात कर रहा है। और स्टेट के दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आ रही है। और कॉन्करेंट की बात करें, जैसे एजुकेशन, वो सेंटर स्टेट दोनों में आ रही है। राइट। तो ये इस प्रकार से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है जो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें मौजूद है। और कॉन्करेंट मतलब कि दोनों। एक रेस्यूडरी पावर्स होती हैं, ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था। मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि रेस्यूडरी पावर्स का मतलब क्या होता है। तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना दें तो किसका कानून जो है वो मान्य होगा। ये क्वेश्चन का भी तुरंत आंसर लिख दो फटाक से। अब देखो कितना मजा आ रहा है आपको। स्टार्टिंग में मैंने आपकी जो बेस क्रिएट की है, उसके बाद जब अभी ये टॉपिक चल रहे हैं तो कितने इजीली समझ में भी आ रहे होंगे। राइट, बोलो हाँ या ना, मुझे इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन देना आ रहा है ना, पूरी चीज समझ में। और मजा भी आ रहा होगा कि हाँ यार सर, आपने तो बेस इतना अच्छा क्रिएट कर दिया कि हमें हर चीज आसानी से समझ में आ रही है। बोलो हाँ या ना। स्टार्टिंग से देखो, कोई कोई स्टूडेंट बीच में देख रहा है तो मजा नहीं आएगा। स्टार्टिंग से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। फिर इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक फीचर है।
हर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही काम करना होगा। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट, इसमें सुप्रीम कोर्ट फेडरलिज्म का गार्जियन है। इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है, और अगर कोई भी पावर जो है उसका अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है बताएगी। फिर बाई कैमरलिज्म की बात करें तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, राइट, सेंटर के अंदर, जिससे कि नेशनल डिसीजन मेकिंग में राज्यों का भी पार्टिसिपेशन प्रॉपर रहे। तो ये तो हमने फेडरल फीचर्स की बात कर ली जिसमें पावर्स डिवाइडेड है। अब आते हैं हम लोग यूनिटरी फीचर, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर के साथ साथ यूनिटरी फीचर भी है। तो लेकिन सिर्फ फेडरल फीचर से काम नहीं चलेगा। इंडिया एक यूनिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसलिए इंडिया को हम लोग क्वाजी फेडरल सिस्टम जो है वो कहते हैं। इंडिया का सिस्टम जो है, मॉडल जो है वो क्वाजी फेडरल है, क्योंकि उसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं, उसमें फेडरल फीचर्स भी हैं। फेडरल फीचर्स आपको समझ में आ गए। अब हम समझेंगे कि ये यूनिटरी फीचर जो है वो क्या है। तो देखो, यूनिटरी फीचर में सबसे पहला फीचर आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब कि सेंटर जो चाहेगी वो होगा। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया कितने सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में, फटाक से अभी बताया मैंने आपको, आपने पढ़ा है, फोकस के साथ पढ़ा है, तो अभी उसका आंसर आ जाएगा। बताओ फटाक से, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में कितने, कॉन्करेंट में कितने? यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है स्टेट से, 97 है। और कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स का, तो जो यूनियन ने कहा वो मान्य होगा। यानी कि यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें मौजूद है, कानून बनाने की जितनी भी शक्तियां मौजूद है, जिस पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, उस पर अगर दोनों ने कानून बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कानून किसका मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो एक यूनिक फीचर है इंडियन मॉडल का। दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। यूएसए में हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग सिटीजनशिप भी है, ड्यूअल सिटीजनशिप फॉलो करता है यूएसए। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिंगल सिटीजनशिप। क्या राज्यों की अलग अलग सिटीजनशिप होती है क्या? नहीं। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हो ना। अलग अलग जगह जाने के लिए जो है वो आपको परमिशन वगैरह प्रॉपर तो लेनी नहीं पड़ती है ना। तो वो वाली चीजें हैं। हालांकि वहां पर भी नहीं है ऐसी ऐसी कोई परमिशन, क्योंकि एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो चलता है। बट सिटीजनशिप हर एक स्टेट की वहां पर अलग है। फिर इसके अलावा इमरजेंसी जो है प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो ये इमरजेंसी की बात करें तो इसमें भी पूरी पावर जो है वो सेंटर के हाथ में जो है वो चली जाती है। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर एक प्रकार से ये भी एक फीचर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट, और ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव होता है। मतलब हर एक स्टेट के अंदर जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो किसके व्यक्ति होते हैं? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बोलती है और प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर भी सेंटर का एक बंदा बैठा हुआ है जो पावरफुल है काफी, राइट। आगे की बात करते हैं। फिर इसके अलावा आर्टिकल 3 जो मैं आपको पहले जो है वो पढ़ा चुका हूं, है ना। क्या होता है आर्टिकल 3 के अंदर? केंद्र सरकार किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को जो है वो बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य को जो है वो दो राज्यों में डिवाइड कर सकती है, राइट, या दो राज्यों को एक राज्य में जो है वो मर्ज भी कर सकती है अपनी मर्जी से। क्या इसके लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है? मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ कि क्या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब आर्टिकल 3 में अगर चेंजेस करना, नहीं कि किसी स्टेट की बाउंड्री को बड़ा करना है, छोटा करना है, या नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या संविधान का संशोधन करना जरूरी है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा या नॉर्मल बिल के थ्रू पास हो जाएगा? बताओ। इस ये पढ़ा चुका हूं मैं ये वाली चीजें आपको। तो देखो अब आपको रिकॉल भी हो रही है चीजें। तो हमारे यहाँ यूनिफाइड जुडिशरी भी है, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट ऑपरेट करती है एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम के अंदर, है ना। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके आप हिस्सा बनने वाले हो आने वाले समय में, इसको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है और ये स्टेट में सर्व करते हैं। जैसे कि आप अलग अलग स्टेट कार्डर में होगे। क्या मुझे बता सकते हो कि आप कौन से कार्डर को प्रायोरिटी दोगे? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अगर आप पीएससी देने वाले हो तो आप अपनी स्टेट का नाम लिख दो, और अपना अपना वो भी लिखो कि आपको आईएएस बनना है, वहां पर एसडीएम बनना है, एसपी बनना है, कि मतलब क्या है आपका ड्रीम जॉब, आईपीएस। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, राइट, कि हाँ भाई मैं ये बनूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि क्या एक आईएएस ऑफिसर, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या एक आईएएस ऑफिसर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं या सेंट्रल डोमिनेंस को? आप आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो क्या आप रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर को, या फिर आप एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पर ऑपरेट करेंगे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का। बहुत, मतलब ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं।
तो ये चीज हो गई हमारी। अब हम थोड़ा सा इवेल्युएशन करेंगे, क्रिटिकल इवेल्युएशन फेडरल सिस्टम इन इंडिया का, ये क्वेश्चन मेंस में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो, क्रिटिकल इवेल्युएशन ये है जिसमें हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे कि क्या फायदे हैं इसमें और क्या चुनौतियां हैं। पहली चीज तो स्ट्रेंथ ये है, फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि कोई रिजिड नहीं है। अगर जरूरत पड़ रही है सेंटर को कि भाई स्टेट के अंदर ये वाला कानून जो है वो बनाया जाए, तैयार किया जाए, तो पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्राइसिस के समय पर, कोविड 19 पेंडेमिक हो गया जैसे, या इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो गई, तो उस समय नेशन को ओवरऑल देखना बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सेंटर होना जरूरी है कि एक सिंगल पॉलिसी पूरी कंट्री में ऑपरेट करे। फिर जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करती है कि ये बैलेंस बरकरार रहे। फिर नेशनल यूनिटी, है ना। तो उससे जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, नेशनल यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर ये वो चीज आए कि भाई हमें, सभी लोग, कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बट अल्टीमेटली दे ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस, है ना। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। ओवर सेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम हमेशा क्रिटिसाइज, अब देखो अक्सर पूछा जा सकता है कि फेडरल सिस्टम के क्रिटिसिज्म को लिखो, तो आप ये लिखोगे कि भाई कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये ओवर सेंट्रलाइजेशन है, इसमें यूनियन जो है उसके पास ज्यादा पावर है, स्टेट की ऑटोनॉमी को आप जो है वो लिमिट कर रहे हो, स्टेट की पावर को जो है वो कम कर रहे हो, है ना। कई बार इमरजेंसी का उपयोग जो है, प्रेसिडेंट रूल का उपयोग जो है वो गलत तरीके से किया जाता है, पॉलिटिकल मिसयूज जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। स्टेट को पैसे के लिए सेंटर के ऊपर मेनली डिपेंडेंट होना पड़ता है। कई बार पानी को लेकर, बॉर्डर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में टकरार चलती रहती है ना। तो ये इसके क्रिटिसिज्म हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। तो इंडियन फेडरलिज्म गाइस कॉपरेटिव, कॉम्पिटिटिव और कॉजी फेडरल है। ये तीन चीज आप जो है वो मेंशन करेंगे, तब आपका आंसर बहुत तगड़ा जो है वो बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉपरेटिव फेडरलिज्म तो है, राइट। दूसरा कॉम्पिटिटिव, कि कंपटीशन होता है सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट के बीच में, इंडेक्स हम लोग क्रिएट करते हैं ना, कंपटीशन। और क्वाजी फेडरल, यानी कि 100% फेडरल नहीं है जैसा यूएसए का रिजिट है, हमारे यहाँ सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज भी हो सकती हैं। तो ये यूनिक, ये खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। यस। और फिजिकल फेडरलिज्म पर हमें फोकस करना जरूरी है, जिससे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो स्टेट फेस करती है वो उनको ना हो। तो ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, है ना। जुडिशियल चेक्स, हमेशा कोर्ट जो है वो ये निगरानी रखती रहे अपने जुडिशियल ओवररीच के थ्रू या जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, चेक करती रहे, मॉनिटर करती रहे कि कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी को खतरा तो नहीं हो रहा, राइट। और राज्यों के साथ हमेशा कंसल्टेशन बना के रखना चाहिए, बातचीत करते रहनी चाहिए नेशनल पॉलिसी बनाते समय, तब एक बेहतरीन एक सिस्टम जो है वो तैयार होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप 150 वर्ड में लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन, डिस्कस डिस्कस हाउ डिस्कस हाउ इंडियन फेडरलिज्म इंडियन फेडरलिज्म डिस्कस हाउ इंडियन फेडरलिज्म system strikes discuss how Indian federalism system strikes a balance between the need of unity the need of unity the need of unity and diversity। क्वेश्चन समझ में आया कि आज आज की डेट में यूनिटी और डाइवर्सिटी की नीड के बीच में फेडरल सिस्टम जो है वो किस तरीके से बैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो हमने जो है वो पूरी चीज क्या अभी तक सीखी कि फेडरल सिस्टम मतलब पावर शेयरिंग सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इंडिया क्वाजी फेडरल है। इसमें आप कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव दोनों मेंशन करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्लस कोऑपरेटिव इक्वल्स टू क्वाजी फेडरल, ऐसा लिखोगे तो मजा आ जाएगा। फिर ड्यूअल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सातवां शेड्यूल है जो सब्जेक्ट्स डिसाइड करता है, जुडिशरी है हमारे यहाँ, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, है ना। फिर यूनिटरी फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 3 है यूनिटी फीचर, ये ऑल इंडिया सर्विस हुई, राइट। इमरजेंसी पावर हुई, स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ, है ना। प्रॉब्लम्स यही है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है, मिसयूज हो जाता है कई बार इमरजेंसीज का, जैसे प्रेसिडेंट रूल का। तो और ऑटोनॉमी की आवश्यकता है, और कोऑपरेटिव डिसीजन की आवश्यकता है, फिजिकल कोऑपरेटिव की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। अब मैं आपको बता देता हूं, आप घंटों तक अगर आपको पढ़ना है बिना रुके, तो उसके लिए आप ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 लीजिए। एटलीस्ट 2 महीने तक तो आप ये वाली कैप्सूल जो है वो लीजिए, मतलब 2 महीने चलेंगे आपकी कैप्सूल्स, यानी कि आपको 15 दिन के बाद से खुद रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये कैप्सूल्स लो, ये बिल्कुल
टेस्टेड है, साइंटिफिकली टेस्टेड है, इसका कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है, और उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो इतना तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स एटलीस्ट वो ये शुरू करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये अप्रोक्सीमेटली 3000 रुपीज का होगा इसका एक कैप्सूल। क्योंकि देखो, जब बॉडी बिल्डर जब जाता है जिम में, तो वो जिम में जाकर प्रोटीन वगैरह लेता है ना, कितना खर्चा करता है, 5-5 हजार के डब्बे लेता है, ये करता है, तब तो उसकी बॉडी वैसी बनती है, हजारों रुपए के खाने खाता है। अब जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो अपने ब्रेन को कुछ नहीं दोगे तो कैसे काम बनेगा? तो ब्रेन को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो प्रूवन है कि ओमेगा 3 ओमेगा 9 सबसे बेस्ट है, जिसको प्रॉपर मिक्सिंग करवा के यूएसए से वो इंपोर्ट कराया है। जिसको भी ये चीज चाहिए, बेस्ट है। इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी, फोकस इंप्रूव होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, पढ़ने में आपको बहुत फायदा मिलेगा, घंटों तक बिना रोके पढ़ पाओगे आप। देख लेना, 15 दिन के बाद खुद आप मुझे बोलोगे कि सर क्या अमेजिंग चीज आपने दे दी है। तो मात्र 3000 रुपए की कॉस्ट में ही आपको रहे वो मिल जाएगा, आपके घर तक डिलीवर होगा। और ये अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे रहे वो कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपके घर तक डिलीवर कराऊंगा। ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, और बकायदा उसमें आपको जो है वो नजर भी आएगा कि ये पोलैंड में बना हुआ है, और ये मैन्युफैक्चर किया जाता है अमेरिका के लिए। बहुत बहुत शानदार प्रोडक्ट, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा इसको इनटेक करके। तो चलिए फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना यार। काफी अच्छा लगता है कि जब लोग ज्यादा लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो लाइक प्लीज जरूर हिट करिएगा। चलो, जय हिंद, जय श्री महाकाल।